हेलो एवरीवन। आज हम एरीन्स एवं एरोमेटिसिटी के अंतर्गत सर्वप्रथम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की संरचना में हम देखें तो इसका जो मोलिकुलर फार्मूला या अणुसूत्र क्या होता है C6H6। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन की प्रकृति या नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है। अर्थात बेंजीन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन C6H14 की अपेक्षा 8 हाइड्रोजन परमाणु कम है। यहाँ कितने हाइड्रोजन परमाणु 6, और संतृप्त अगर होता तो कितने होने चाहिए थे 14, तो उससे कितने कम हुए 8। दूसरे शब्दों में बेंजीन का अणु एक बहुत ही असंतृप्त अणु होना चाहिए। थर्ड है इसकी असंतृप्तता की प्रकृति या नेचर ऑफ अनसैचुरेशन। बेंजीन के एक अणु में एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 8 हाइड्रोजन परमाणु कम है, अर्थात इसमें 4 पाई बंध होने चाहिए, जो 4 द्विबंध अथवा 2 त्रिबंध अथवा 2 द्विबंध व 1 त्रिबंध के रूप में हो सकते हैं। अतः बेंजीन की संरचना को हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि इसमें कितने 4 या तो डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर 2 डबल बॉन्ड हो और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो। उपयुक्त में से किसी भी प्रकार की संरचना यदि बेंजीन की होती तो उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते? यह ब्रोमीन जल व क्षारीय KMnO4 को रंगहीन करता, हैलोजन अम्लों अथवा हाइपोहेलस अम्लों के साथ योगात्पाद उत्पाद बनाता, इसमें हाइड्रोजन अथवा ओजोन के 4 अणु योग करते, लेकिन वास्तव में बेंजीन में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इसकी उपस्थिति में ब्रोमीन जल व क्षारीय KMnO4 अप्रभावी रहते हैं। हैलोजन अम्लों एवं हाइपोहेलस अम्लों के साथ इसकी क्रिया नहीं होती। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हैलोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अथवा ओजोन के 3 अणुओं का इसके एक अणु में योग होता है। फोर्थ चीज है इसमें चक्रीय संरचना या साइक्लिक स्ट्रक्चर। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बेंजीन सामान्य विवृत श्रृंखला वाला यौगिक नहीं है, वरन 3 द्विबंधों वाला एक चक्रीय यौगिक है, क्योंकि चक्रीय यौगिकों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और उसी के अनुसार बेंजीन में C6H2 × 6 बराबर C6H6 के एक अणु में 3 द्विबंध होने चाहिए, और हाइड्रोजन व ओजोन की अभिक्रियाओं से यही प्रमाणित होता है कि इसमें 3 द्विबंध हैं। तीनों द्विबंध के साथ निम्न प्रकार की चक्रीय संरचनाएं इसकी संभव है। कौन कौन सी चक्रीय संरचनाएं संभव है? एक तो ये फोर्थ वाली, जिसमें ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन परमाणु प्रेजेंट है और प्रत्येक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ CH2 अटैच है। या 5th प्रकार की संरचना इसमें, या फिर 6th प्रकार की संरचना, 7th या 8th प्रकार की संरचना होनी चाहिए। तो बेंजीन एक प्रतिस्थापी यौगिक या मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड केवल एक ही प्रकार का होता है, अर्थात उसका कोई भी समावयवी नहीं होता है। यह कब संभव होगा? जब बेंजीन के 6 हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, एकदम समान हो, और इस शर्त का पालन संरचना 5th और 6th के द्वारा नहीं हो रहा है। अतः ये दोनों संरचनाएं तो बेंजीन की संरचना नहीं हो सकती हैं। बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी यौगिक के 3 समावयवी 3 आइसोमर्स ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते, तो संरचना 4 से 3 द्विप्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सकते, अतः इस संरचना को भी हमको निरस्त कर दिया गया। तो बेंजीन की लिए संरचना 7th अथवा 8th, जो कि सर्वप्रथम फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने 1865 में दी थी, अतः इन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, केकुले संरचनाएं भी कहते हैं, और लगभग यही संरचना आज भी इसकी मान्य है।
अब कैकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण, एविडेंसेज इन फेवर ऑफ कैकुले स्ट्रक्चर। फर्स्ट, इसका अणुसूत्र, 3 द्विबंधों की उपस्थिति, 6 हाइड्रोजन परमाणु का समान होना एवं द्विप्रतिस्थापित समवायों की संख्या, ऑर्थो मेटा पैरा होना बेंजीन के ये समस्त गुण दर्शाते हैं। इसकी संरचना 7th व 8th जैसी अर्थात कैकुले संरचना जैसी होनी चाहिए। यदि बेंजीन का ओजोनी अपघटन करवाया जाए तो प्रति मोल बेंजीन 3 मोल ग्लाइऑक्सेल के बनते हैं। यह तभी संभव है यदि 6 कार्बन परमाणु की वलय में एकांतर क्रम या अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हों। जैसे हम यहाँ देखें, इसकी क्रिया जब ओजोन के 3 मॉलिक्यूल से क्रिया करवाई जाती है तो इस प्रकार से बनता है, और फिर ये इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो 3 H2O2 के अणु निकल जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होते हैं, ग्लाइऑक्सेल के 3 परमाणु। तो और सेकेंड अभिक्रिया क्या है इसकी, रक्त तप नली में से एसिटिलीन को प्रवाहित करने पर बहुलीकृत होकर बेंजीन बनती है। उत्प्रेरक वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाने से मैलेइक अम्ल बनता है। इससे भी बेंजीन की कैकुले संरचना ही प्रदर्शित होती है। जब हम इसकी किससे क्रिया करवा रहे हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, मैलेइक अम्ल। इनके अतिरिक्त बेंजीन के आणविक अपवर्तन या मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन व चुंबकीय घूर्णन आदि के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि बेंजीन की वलय संरचना में एकांतर क्रम में 3 एकल बंध व 3 द्विबंध उपस्थित हैं। नेक्स्ट है कैकुले संरचना के विरोध या ऑब्जेक्शन अगेंस्ट कैकुले स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है, कैकुले संरचना के आधार पर बेंजीन के ऑर्थो व्युत्पन्न 2 प्रकार के होने चाहिए, 1,2 व 1,6। ये वाला 1,2 है और ये 1,6, जबकि वास्तव में बेंजीन का एक ही ऑर्थो व्युत्पन्न अर्थात 1,2 व 1,6 ऑर्थो व्युत्पन्न एक दूसरे के समरूप होते हैं, जो कि कैकुले की संरचना में ऐसा संभव नहीं है। सेकंड क्या है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड उपस्थित है, अतः इसे एक एल्किन से 3 गुना अधिक असंतृप्त व क्रियाशील होना चाहिए, जबकि वास्तव में यह इतना असंतृप्त व्यवहार तो नहीं देता, बल्कि कई अभिकर्मकों के साथ तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की भांति प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है और यह इतना अधिक क्रियाशील भी नहीं होता है। थर्ड है, एक द्विबंध के हाइड्रोजनीकरण से 28.6 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। उदाहरण, साइक्लोहेक्सिन के हाइड्रोजनीकरण से 28.6 ऊष्मा मुक्त होती है। ये साइक्लोहेक्सिन है, इसका जब हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है, साथ में 28.6 किलो कैलोरी ऊष्मा इससे रिलीज होती है। यदि साइक्लोहेक्साडाइन का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए तो 28.6 × 2 = 57.2 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए, जबकि वास्तव में कितनी मुक्त होती है, 55.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः प्रति मोल 1.8 किलो कैलोरी ऊष्मा कम निकलती है। ये है साइक्लोहेक्साडाइन। बेंजीन अर्थात साइक्लोहेक्साट्राइन का जब हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से तो 28.6 × 3 = 85.8 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए, जबकि वास्तव में कितनी मुक्त होती है यहाँ पर 49.8 किलो कैलोरी, अर्थात प्रति मोल पूरे 36 किलो कैलोरी ऊष्मा कम मुक्त होती है। अतः स्पष्ट है कि बेंजीन अपने अपेक्षित ऊर्जा स्तर से बहुत कम ऊर्जा स्तर पर है, इसलिए कम ऊष्मा मुक्त होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेंजीन कैकुले संरचना अथवा साइक्लोहेक्साट्राइन की अपेक्षा
बहुत अधिक स्थायी अवस्था में है, जिसे कि हम निम्न डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा तथा उसके उस स्थायित्व के बारे में दर्शाया गया है। साइक्लोहेक्सेन है, तो जब हम साइक्लोहेक्सेन अर्थात साइक्लोहेक्साट्राइन के 3 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट होते हैं तो कितनी ऊर्जा निकलती है? 49.8, जो कि साइक्लोहेक्साडाइन को जब हम करते हैं तो यहाँ कितनी निकलती है? 55.4, और साइक्लोहेक्सेन से कितनी निकलती है? 28.6। तो यहाँ हम देखें, यहाँ कितनी निकल रही है? 28.6, और यहाँ कितनी निकल रही है? 54.4, जो कि निकलनी कितनी चाहिए थी? 57.2। तो कितनी कम निकल रही है? 1.8। यहाँ हम देखें 49.8 निकलती है, जबकि कैलकुलेट करने में कितनी आती है? 85.8, अर्थात कितनी कम निकल रही है? 36 किलो कैलोरी। तो उपयुक्त में से प्रथम दोष को स्पष्टीकरण तो केकुले ने यह दिया कि बेंजीन की दोनों संभावित संरचनाएं तेजी से एक दूसरे में अंतः परिवर्तित होती रहती है, और उनमें एक प्रकार का क्या रहता है? गतिज साम्य रहता है। इस कारण से 1,2 और 1,6 पोजीशन एक ही है। और केकुले की इस धारणा की पुष्टि लेविने व कोल ने 1932 में किए गए प्रयोग से होती है। उन्होंने ऑर्थोजाइलिन का ओजोनी अपघटन कराया तो उन्हें ग्लाइऑक्सेल, मैथिल ग्लाइऑक्सेल एवं डाइमेथिल ग्लाइऑक्सेल प्राप्त हुए। इन उत्पादों का बनना तभी संभव है यदि बेंजीन वलय की उपयुक्त दोनों प्रकार की संरचनाएं एक दूसरे में अंतः परिवर्तित हो रही हो, अर्थात कुल मिलाकर दोनों प्रकार की संरचनाएं मौजूद हो। जैसे हम यहाँ देखें, ये है ऑर्थोजाइलिन। जब इसका ओजोनोलिसिस करवाया जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड से ये तीनों O3, यहाँ पर ये, तो यहाँ से क्या निकलता है? जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है जब ओजोनाइड का, तो ग्लाइऑक्सेल, मैथिल ग्लाइऑक्सेल के 2 मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से ऑर्थोजाइलिन, जिसमें कि डबल बॉन्ड अब यहाँ है, उसकी जगह दूसरी पोजीशन पे, तो यहाँ पर क्या निकलता है? 2 मॉलिक्यूल तो ग्लाइऑक्सेल के और 1 मॉलिक्यूल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सेल से। तो उपयुक्त अभिक्रियाओं से यह भी स्पष्ट है कि ऑर्थोजाइलिन के ओजोनी अपघटन कराने पर कुल मिलाकर एक अणु डाइमेथिल ग्लाइऑक्सेल, 2 अणु मैथिल ग्लाइऑक्सेल व 3 अणु ग्लाइऑक्सेल के बनते हैं। बाद में हाइमा ने बताया कि बने हुए उत्पादों का अनुपात निम्न होता है। 0.88 अणु डाई मैथिल ग्लाइऑक्सेल, 2 अणु मैथिल ग्लाइऑक्सेल, 3.2 अणु ग्लाइऑक्सेल, और यह अनुपात सैद्धांतिक अनुपात 1:2:3 के समरूप ही है। लेकिन केकुले बेंजीन के असाधारण स्थायित्व को नहीं समझा सके। अब बेंजीन की संरचना संबंधित आधुनिक सिद्धांत क्या है? तो इसमें हम पहले देखेंगे एरोमेटिक षटक सिद्धांत, दूसरा देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत कौन सा है? अणुकक्षक सिद्धांत। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे एरोमेटिक षटक सिद्धांत। तो एरोमेटिक सेक्सेट थ्योरी, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम बॉमबर्गर ने 1891 में दिया था, और फिर रॉबिन्सन 1925, इनगोल्ड 1928 और हक्कल 1931 ने इसको संशोधित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब 6 कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर एक वलय बनाते हैं और वलय का प्रत्येक कार्बन परमाणु एक एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन परस्पर मिलकर इलेक्ट्रॉनों का एक क्या बना लेते हैं? क्लोज सिस्टम, जिसे कि हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक षटक या एरोमेटिक सेक्सेट। बेंजीन के असाधारण स्थायित्व तथा विशिष्ट गुणों के लिए यही एरोमेटिक षटक उत्तरदायी होता है। साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोओक्टा
टेट्राइन आदि में चूंकि इस प्रकार का एरोमेटिक षटक नहीं होता, इसलिए उनमें बेंजीन के भांति एरोमेटिक गुण नहीं होते। इनके विपरीत कुछ विषम चक्रीय यौगिक जिन्हें एरोमेटिक षटक होता है, बेंजीन की भांति कौन सा व्यवहार दर्शाते हैं? एरोमेटिक व्यवहार दर्शाते हैं। यहाँ देखें बेंजीन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पिरिडिन में भी 6 है, पिरोल में भी 6 है, फ्यूरिन में भी 6 है और थायोपिन में भी 6 है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं? यहाँ एरोमेटिक षटक प्रेजेंस है, जिस कारण से ये स्थायी होता है। थैंक यू।